जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर। उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंदी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। लेकिन असलियत यह है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें, बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है, और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है, आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को, इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर। उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंदी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से।
जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। वही हालत जो महिलाओं की है, वही हालत किसानों की। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून, किसानों को खत्म करने वाले कानून थे, उनको ये हटाएं। आज चाय के बागानों में आप मजदूरी करते हैं। मैं पिछली बार चुनाव में आई थी, मेरे ख्याल से 2 साल गुजर गए होंगे। उस समय से समस्या थी कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया। मैं चाय के बागान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टॉयलेट भी नहीं होता, उनके लिए दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेतन मिल रहा था। उस समय उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बागानों को हड़पवाते हैं, चाय के बागानों में अलग अलग बिजनेस कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो चाय के बागान में मजदूरी करते हैं उनका वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आप सोचिए, कांग्रेस में हमने कहा है कि हर रोज की मजदूरी 400 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। यहां आपकी मांग है कि कोच राजवंशी समुदाय जो है उसको एसटी स्टेटस मिले। कब से आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। आपने सुना होगा राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का मतलब है कि ये गिनती होगी कि किस समुदाय में, किस जाति में कितने लोग हैं, ताकि सही से भागीदारी पूरी देश में हो पाए, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, लेकिन अमीरी गरीबी के आधार पर भी, ताकि हम जान जाएं कि भाई यहाँ ये समस्या है, ये जाति है, ये धर्म के लोग हैं, जहाँ पे कुछ अलग सी समस्या है, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, यहाँ इनकी पूरी भागीदारी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप है वो हटाया जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनको आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखिए, जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं वहां आपकी भलाई के लिए चल रही हैं। पहले से हमारी राजनीति ये रही है कि हम जनता की सेवा करें। जनता कैसे मजबूत होगी, आपके भविष्य कैसे बनेंगे। लेकिन यहां असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहाँ की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बदरुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा सरना जी के का एक गुप्त गठजोड़ है, अंदर अंदर से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। आपने सीएम जी का इंटरव्यू देखा होगा, उस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, कोई बताएगा? आप बताओ। वो बोले हैं बदरुद्दीन जी के दिल की इच्छा थी कि मैं सीएम बनूं, समझे? वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है। एआईयूडीएफ के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था। तो समझिए, आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है। ऐसे ही उन्होंने तेलंगाना में भी किया। तेलंगाना में उन्होंने सांठगांठ की ओवैसी जी के साथ,
ताकि वो कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी जीते। तो इस बात को आप गहराई से समझिए। जहां जहां हम मजबूत हैं वहां बदरुद्दीन जी अपने कैंडिडेट खड़े करके हमारे वोट काटने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा जीते। 3 बार सांसद बने हैं। मुझे बताइए, कोई नया स्कूल खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके यहाँ, कोई अच्छा बड़ा कारोबार, कोई इंडस्ट्री लाए जिससे आपको नौकरी मिल सकती थी? बाढ़ आई, आपके पास आए, आपकी मदद की? वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं, खुद कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, है कि नहीं? तो वो तो व्यापार ही कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं आपके साथ। और जहां जहां उनका फायदा है वहां वहां जा रहे हैं। ये आपका फायदा नहीं दे रहे हैं। उनके इतर का बड़ा बिजनेस है कि नहीं? आपको याद है तरुण गोगोई जी के समय अगर की जो पेड़ है उनकी कटाई पे पाबंदी डाली थी, उसकी कटाई बंद की थी, अब फिर से शुरू करा दी है सीएम जी ने। और फायदा किसको हो रहा है? बदरुद्दीन जी की जो इतर की फैक्ट्रियां हैं उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि वही लकड़ी इतर में डलती है। तो देखिए, जो समझने की बात यह है ना कि चाहे AIUDF हो, बदरुद्दीन जी हो, भाजपा के हेमंतो बिस्वा शर्मा जी हो, ये सरकार जो चलाते हैं ये बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलाते हैं और इसी तरह की सरकार मोदी जी चलाते हैं। अब चाहे असम में हो चाहे पूरे देश में हो, सरकारें खरबपतियों के लिए चल रही हैं। इससे हमें पता कैसे चलता है कि ये बात सच है? क्योंकि आप आज देखिए, देश का लोहा पहले सरकार देखती थी, अब देश का सारा लोहा एक बड़े खरबपति को दिया जा रहा है जो इनके दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, बिस्वा शर्मा जी के भी दोस्त हैं। कोयला इनको दिया जा रहा है, बिजली खरबपतियों को, सड़कें खरबपतियों को, हवाई अड्डे सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, बंदरगाह सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, सारे हाईवे। ये किसकी संपत्ति थी? ये मोदी जी की संपत्ति थी कि दे रहे अपने दोस्तों को? ये बिस्वा शर्मा जी की संपत्ति थी, बदरुद्दीन जी की संपत्ति थी? किसकी संपत्ति थी ये आपकी संपत्ति है। बड़े बड़े सरकारी कारखानों से आपको नौकरी, आपको रोजगार मिलती थी, लोग खुश हो जाते थे, सरकारी नौकरी मिली है, पेंशन मिलेगा, जीवन भर सुरक्षित रहेंगे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज ऐसा कह सकते हो? उसी तरह से कांग्रेस ने प्राइवेट बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, बड़े बड़े कारखाने खड़े करवाए, लेकिन जिससे आपको रोजगार मिलता था। आपकी संपत्ति आपसे लेकर उनको देने की बात नहीं हुई। 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मोदी जी ने। सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता था। यहां कितने कारखाने बन जाते, आपके स्कूल बन जाते, आपको रोजगार मिल जाते, आपकी सड़कें, आपके घर में पानी, जो बाढ़ आती रहती है उसको रोकने का कोई इंतजाम बन जाता। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े खरबपतियों को माफ किए। देश के किसान को इनसे पूछो कितने रुपए माफ किए इन्होंने, पूछो मोदी जी से, पूछो हेमंतो बिस्वा शर्मा जी से। 1 रुपया नहीं माफ किया। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के किसान से पूछो, किसानों का कर्ज माफ करने का काम हुआ वहां। आज परिस्थिति यह है, मीडिया को खरीद लिया है सब बड़े बड़े सेठों ने, विपक्ष पर धड़ाधड़ हमला है, भयानक हमला है, विपक्ष के खाते बंद कर रखे हैं। 2 चीफ मिनिस्टर जेल में है चुनाव के समय। इस देश के इतिहास में ही कभी पहले नहीं हुआ। पहली बार इस देश के इतिहास में 2 चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हैं, चुनाव चल रहा है। मोदी जी स्कीम लाए,
इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं इस देश के इतिहास में। देख लो, यहां आकर जब आपको भाषण देंगे सुन लेना क्या कहते हैं। कहेंगे मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं अकेला ईमानदार हूं इस देश में, बाकी सारे भ्रष्ट हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ईमानदार प्रधानमंत्री कैसी स्कीम निकाल के लाए। स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। यह ईमानदारी की स्कीम थी इनकी कि उसका नाम गुप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, ये नाम गुप्त नहीं रहने चाहिए, नामों को खोलो, सबके सामने बात आनी चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया। अच्छा, जब ये हुआ तो मोदी जी को अचानक लग गया कि पब्लिक को पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या दिया, कहां कहां से मैंने चंदा लिया है और कैसे। तो फिर कहने लगे कि अरे पहली बार इतिहास में ये सूची पारदर्शी हो गई है, जनता को दिख रही है। तुमने थोड़ी दिखाई, अरे मोदी जी ने खुद थोड़ी दिखाई। ये पारदर्शी कैसी हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने बोला कि इसको पारदर्शी बनाओ। इससे पहले तो मोदी जी की स्कीम ये थी कि गुप्त रहेगा। अच्छा चलिए, सूची दिखी, सूची में आप सोचिए चंदा कैसे कैसे लिया गया। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाल दिया किसी बड़े व्यापारी पर, भयानक केस डाला, एजेंसियां डाल दी उसके पीछे, चंदा लिया, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था याद है आपको? बहुत लोग उसमें बह गए थे। जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया है मोदी जी को। कोविड की वैक्सीन सबको लगी ना? कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई, इनसे पहले कोई नेता ही नहीं रहा। आपको मालूम है, कोई बताएगा कि आज भारत में सबसे अमीर राजनीतिक दल कौन सा है? भाजपा, बीजेपी 10 सालों से सत्ता में रहे हैं। बार बार कहते रहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने 70 सालों में इतना पैसा नहीं कमाया जितना इन लोगों ने कमाया है। 10 सालों में ही, मात्र 10 सालों में देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। कैसे? इनके जिलों में देखो कितने बड़े बड़े दफ्तर हैं, पूरी इमारतें हैं। इनके लिए जो भी काम करता है वो वेतन पे रखते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। और ये लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं और ये ईमानदार, ये पाक हैं। जिस भ्रष्ट इंसान को लेना चाहते हैं ले लेते हैं, अचानक वही इंसान साफ और पाक बन जाता है। अहंकार इनका इतना बढ़ गया है, बहनों और भाइयों, इनको सच्चाई बताने वाला कोई बचा ही नहीं है।